हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 15 फरवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो आपको पता ही है 2-3 दिन की पेंडिंग हो गई थी जिनको मैं कवर कर रहा हूँ। पहले मैं पीआईबी पे फोकस कर रहा हूँ। कल यानी कि 18 फरवरी को हमारी पीआईबी जो है कंप्लीट हो जाएगी शाम तक। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स फोकस करूँगा जो कि संडे तक अपने रूटीन पे आ जाएगा। तो इस तरह से पीआईबी और करंट अफेयर्स दोनों रूटीन पे आ जाएगा। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने सामाजिक अधिकारिता सिविल लगाया है। उसके अलावा एक मोबाइल सर्विस डिलीवरी वैन भी लॉन्च की है। वो मोबाइल नहीं डिलीवर करती है, मोबाइल इसलिए क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे सर्विसेज डिलीवर कर सकती है, इसलिए उसको मोबाइल कहा गया है। तो दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने सामाजिक अधिकारिता सिविल लगाया है। उसके अलावा एक इंटीग्रेटेड मोबाइल सर्विस डिलीवरी वैन भी लॉन्च की गई है। अच्छा, ये सामाजिक अधिकारिता शिविर कौन लगाता है? अलीमको लगाता है। अलीमको क्या है? आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। अलीमको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तहत आता है, कानपुर में स्थित है। ये आर्टिफिशियल लिम्ब्स को मैन्युफैक्चर करता है जो कि दिव्यांगजनों के काम आते हैं और उनको बाद में सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर लगाए जाते हैं अलीमको की ही मदद से। तो इस बार 5286 एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस को जो है सेल किया गया या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिनकी लागत थी 2.33 करोड़। तो इसकी वजह से देखिए कितने सारे लोगों को, 1391 दिव्यांगजनों को और 553 सीनियर सिटीजन्स को हेल्प मिली। ये जो प्रोग्राम है सामाजिक अधिकारिता शिविर, ये फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए लॉन्च किया जाता है। आदिप स्कीम और सीनियर सिटीजन की स्कीम जो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। आदिप स्कीम आपको फुल फॉर्म पता है और इसका अजीब सा फुल फॉर्म है असिस्टिव डिवाइसेस करके, बहुत बड़ा फुल फॉर्म है इसका, इसीलिए मैं नहीं आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं हो चीज़। आदिप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की स्कीम है दिव्यांगजनों के लिए। इसके लिए क्या होता है? डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और राष्ट्रीय वयोश्री योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की स्कीम है, किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। इसके अंतर्गत भी ये असिस्टिव डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इन दोनों स्कीम के तहत ये डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अलीमको क्या करता है? आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है। पहली बात तो ये मैन्युफैक्चर भी करता है डिवाइसेस को, और आफ्टर सेल सर्विस मतलब कुछ खराबी आ जाए, कुछ दिक्कत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड करेगा। अलीमको ही क्या करेगा? ये जो इंटीग्रेटेड मोबाइल सर्विस डिलीवरी वैन है, इसको संचालित करने का अलीमको काम करेगा, जो कि एक पीएसयू है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तहत। अच्छा, राष्ट्रीय वयोश्री स्कीम पढ़ लीजिए आप। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की स्कीम है, 2017 में लॉन्च की थी। राष्ट्रीय वयोश्री स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड प्रोवाइड किया जाता है। ये जो फंड आता है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड के तहत आता है। 2016 में ये सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड स्थापित किया गया था या नोटिफाई किया गया था। तो ये फंड 2016 में आया और जो राष्ट्रीय वयोश्री स्कीम है वो 2017 में आई। ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, खास करके इनको जो डिवाइसेस दिए जाते हैं वो बीपीएल कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स को दिए जाते हैं। अदरवाइज किसी और कैटेगरी से हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। इन डिवाइसेस में आप देख लीजिए, वॉकिंग स्टिक हुआ, एल्बो क्रचेस हुआ, वॉकर्स हुआ, इस तरह के डिवाइसेस आपको, हियरिंग एड्स हुआ, व्हील चेयर हुआ, ये सब आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सामाजिक अधिकारिता शिविर लागू किए गए, मतलब लागू नहीं, मतलब ऑर्गेनाइज किए गए अलीमको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तहत। ठीक है, बाकी कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। मरून बैरे किसको दिया जाता है? स्पेशल फोर्सेस को दिया जाता है। ऑल्ट बालाजी पे एक वेब सीरीज है मरून बैरे से रिलेटेड। पहली बार कोई महिला जो है मरून बैरे के लिए कॉम्पीट करती है और मरून बैरे प्राप्त कर लेती है, क्योंकि बहुत स्पेशल फोर्सेस यानी स्पेशल कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। तो मरून बैरे आपने देखा ही होगा, ठीक है, कई सारी मूवीज में इस तरह का होता है मरून बैरे। ये नॉर्मल आर्मी पर्सनल को नहीं होता, देखिए इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है। मरून बैरे उन्हीं के पास जो ऑथराइज्ड है इसके लिए, सबके पास नहीं हो सकता मरून बैरे। ठीक है, तो हाल ही में जो एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेस हैं, गरुड़ फोर्सेस इनको कहा जाता है। एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेस को गरुड़ फोर्सेस कहा जाता है। इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी तो इनको मरून बैरे दिया गया। कहाँ पर दिया गया था? ये चांदनी नगर में, चांदनी नगर स्टेशन पे दिया गया मरून बैरे। जो वेस्टर्न हेडक्वार्टर है वेस्टर्न कमांड का, एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, वहीं के आसपास है ये चांदनी नगर, वहीं पर मरून बैरे दिया गया। अच्छा, एयरफोर्स वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है। देखिए, ये जो मरून बैरे है वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ही ब्रिटिश
एयरफोर्स के लिए लॉन्च कर दिया गया था। सिंबल क्या है? एलीट एयरबोर्न फोर्सेस का सिंबल है, यानी कि कुछ डिफरेंट होते हैं ये मरून बैरेट रखने वाले लोग। देखिए कैरेक्टरिस्टिक जो मरून कैप होती है उसके कारण इनको मरून बैरेट कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आया था। पैरासूट रेजिमेंट के जो सोल्जर हैं, ठीक है, उनके लिए ये मरून बैरेट जो है प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन आर्मी में क्या होता है? जितने भी पैरा क्वालिफाइड पर्सनल्स होते हैं, ठीक है, एयरबर्न फॉर्मेशन में, इवन जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड होते हैं उन सबके पास मरून बैरेट होता है, ठीक है। इसके लिए अलग से स्पेशल ट्रेनिंग होती है। मार्कोस कमांडो जो मरीन कमांडोज होते हैं इंडियन नेवी के, उनको भी मरून बैरेट दिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के जो मरून बैरेट उनको दिया जाता है, जो गरुड़ कमांडो होते हैं, ठीक है, ये मरून बैरेट पहनती। तो हर फोर्स के लिए अलग अलग जो मरून बैरेट है वो दिया जाता है। जैसे आर्मी में स्पेशल फोर्सेस कहते हैं उनको, और इंडियन नेवी मार्कोस कहते हैं, और इंडियन एयरफोर्स में क्या कहते हैं? गरुड़। तो ये 3 कमांडोज ऐसे होते हैं जिनको मरून बैरेट दिया जाता है, और ये स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन के लिए होते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा टफ होती है, पुणे के आसपास होती है मेरे ख्याल से, इतना याद नहीं मुझे, लेकिन ऑल्ट बालाजी में वो सीरीज़ है, ठीक है, तो वो आप एक बार देख लीजिए। एयरलिफ्ट मूवी में जो अक्षय कुमार की वाइफ बनी है, उन्हीं ने ऑल्ट बालाजी में वो सीरीज़ में वो किरदार निभाया है, जिनको मरून बैरेट चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। इसके लिए जो स्कीम है इसको अप्रूवल कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है 2021-22 से 25-26 यानी 5 वर्ष के लिए, और 26,275 करोड़ दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस इस स्कीम को बढ़ा दिया है, अप्रूवल दे दिया इसका 2021-22 से 25-26। हालांकि जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन पुलिस का करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ताकि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इन पर बर्डन कम हो। वरना हर बार तो ये आर्मी को बुलाते रहेंगे कि भाई हमें आर्मी दो, हमारी पुलिस मैनेज नहीं कर पा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, ये एक अम्ब्रेला स्कीम रन की जाती है। हाल ही में इसको 5 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, जिसके लिए 26,275 करोड़ दिए गए हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस अम्ब्रेला स्कीम है, 1969-70 से इंप्लीमेंट की जा रही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। पर्पस क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना आर्मी और अदर सेंट्रल फोर्सेस पर, ताकि वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सके और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको ढंग से हैंडल कर सके। इसीलिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। तो ये जो पुलिस फोर्सेस होती हैं उनके मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 26,275 करोड़ दिए गए हैं पुलिस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए अगले 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्ष में ये 26,200 करोड़ खर्च कर दिए जाएंगे। देखिए सबसे ज़्यादा फोर्स जो अभी तक खर्चा किया गया है वो 18,839 करोड़ जम्मू कश्मीर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पर पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्चा किया गया है। जैसे ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान आया, तो देखा गया है जो LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस यानी वामपंथ उग्रवाद, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। इसके लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट भी दिया जाता है उन डिस्ट्रिक्ट को जो मोस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हैं। इंडिया की रिजर्व बटालियंस के लिए 350 करोड़ रुपए दिया गया है, ताकि इन डिस्ट्रिक्ट पर फोकस किया जा सके। उसके अलावा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कर्व करने के लिए 50 करोड़ और ज़्यादा प्रोविज़न किया गया है। बाकी ये देख लीजिए, जो उधमपुर में रिवर देविका प्रोजेक्ट है वो जून तक कंप्लीट हो जाएगा। नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत इसको रन किया जा रहा है। हाल ही में दिशा की जो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग हुई थी उसको हेड कर रहे थे जितेंद्र सिंह जी, उस दौरान इन्होंने बोला है, जो जितेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने कहा है कि रिवर देविका प्रोजेक्ट 190 करोड़ की लागत से क्या किया जा रहा है, रिवर को रिजुवनेट किया जा रहा है, जून तक कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर भारत में पहला रिवर रिजुवनेशन प्रोजेक्ट है जो अपने अंत पे पहुंचेगा, यानी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका टूरिस्ट रिक्रिएशन है, उसके अलावा क्रीमेशन सेंटर है, इनको स्थापित करना है। देविका रिवर प्रोजेक्ट 190 करोड़ की लागत से इम्प्लीमेंट किया गया। नॉर्थ इंडिया का पहला रिजुवनेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें पिलग्रिमेज साइट और टूरिस्ट रिक्रिएशन दोनों पर फोकस किया गया। लगभग 129.27 का एरिया है जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई, क्योंकि जो रिवर रिजुवनेशन है बिना सीवेज ट्रीटमेंट के हो भी नहीं सकता है। क्योंकि पर्पस क्या होता है? पर्पस यही होता है कि जो गंदगी बह के जा रही है आपकी नदियों में, उसको पहले ट्रीट किया जाए, बाद में वो पानी उसमें छोड़ा जाए। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत ये जो
रिवर देविका प्रोजेक्ट है, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। देविका रिवर जो है ये गंगा की बहन के तौर पर मानी जाती है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, निकलती कहाँ से है, शुद्ध महादेव से निकलती है, जम्मू कश्मीर में ही, ठीक है। बाद में ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई किसी और नदी में मिल जाती है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इसको क्या कहता है, गुप्त गंगा कहा जाता है, क्योंकि कई जगह पर ये गायब हो जाती है। रिवर देविका आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैप दिया है, थोड़ा सा ब्लर है ये आप देख रहे हैं, इधर से बहते हुए कुछ भी हो सकता है, कभी गायब हो जाती है। तो रिवर देविका इधर ही आसपास चलती है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो कहीं भी आपको दिखाई पड़ेगी, कहीं दिखाई पड़ेगी, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, गुप्त गंगा कहा गया है। वैसे ये जो मैप है ये रिवर देविका के आसपास ही गया है, हालांकि ये रोड साइड मैप है जो दिखाया गया है, ठीक है, रोड टू रोड, क्योंकि ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का मैप है। यहीं पर रिवर देविका जो है फ्लो होती है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शुद्ध महादेव, उधमपुर, जिंदरत, पुरमंडल, उत्तरावैनी, ये सब जो है। और बाद में ये बसंतर के साथ मर्ज हो जाती है। बसंतर किस में आती है वो अलग बात है। एपिडा 36 फाउंडेशन डे मनाया गया, एपिडा का देख लेते हैं। एपिडा का 36 फाउंडेशन बनाया गया है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। जब 1986 में एपिडा की स्थापना हुई थी, जो प्रोसेस्ड फूड था उसका एक्सपोर्ट $0.6 बिलियन के आसपास था। 2020-21 में एक्सपोर्ट कितना हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, $20.67 बिलियन। एपिडा 205 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है अपनी बास्केट से। टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 49% एपिडा के एक्सपोर्ट से ही आता है। हॉर्टिकल्चर में 59% तक जाता है, सीरियल्स में 23% तक जाता है, और एनिमल प्रोडक्ट में 18% तक। तो एपिडा का जो बास्केट है, सोचिए 50% तो अकेले उससे ही जाता है, बाकी जो अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती हैं उनसे आता है। एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड का जो एक्सपोर्ट रहा है एपिडा का, वो 2020-21 में $20.67 बिलियन हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 2021-22 के दौरान, यानी अप्रैल से दिसंबर, एपिडा ने एक्सपोर्ट किया है लगभग $17 बिलियन के आसपास। यहाँ पर देखिए 2021 में $20.67 बिलियन था, और 21-22 में सिर्फ दिसंबर तक $17.46 बिलियन के आसपास किया है। कोविड-19 क्राइसिस चल रहा था, फिर भी एपिडा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट में। एपिडा खुद तो एक्सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। देखिए लगभग 417 जीआई प्रोडक्ट हैं, जिनमें से 150 जो जीआई प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चरल और रिलेटेड फूड से जीआई टैग उनको मिला है, जिनको एपिडा द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। एक एपिडा ने फार्मर कनेक्ट पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो कि एक्सपोर्टर्स को डायरेक्टली एफपीओ से जोड़ता है। और बाकी यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये भी लॉन्च किया जा रहा है, और एपिडा को इसके लिए सेक्रेटरीट डेजिग्नेट किया गया है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। एपिडा को इसके लिए क्या किया गया है, सेक्रेटरीट, सचिवालय नियुक्त किया गया है। बाकी 11 स्टेट हैं जो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चल रही काफ़ी समय से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, अनीमिया है, उसको टारगेट करने के लिए फोर्टिफिकेशन राइस का वितरण किया जाए। जो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, राज्यसभा में उन्होंने रिप्लाई किया कि 3 वर्ष 2019-20 में शुरुआत हुई थी ये राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम की या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की। 3 वर्ष हो चुके हैं, 174.64 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। 2019-20 से अगले 3 वर्ष के लिए ये इम्प्लीमेंट की गई है, एनीमिया एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को काउंटर करने के लिए। मिड डे मील स्कीम को पीएम पोषण लॉन्च के तौर पर जाना जाता है। पीएम पोषण के तहत जो ये न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, यानी फोर्टिफिकेशन राइस है, राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम है, 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस किया जाता है। इसके तहत एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कहा गया है कि आप एक प्लान दो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दो कि कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या करना है, प्रोक्योरमेंट करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है फोर्टिफिकेशन राइट का। और ये सब कुछ होना चाहिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड मिड डे मील स्कीम 2021-22 के दौरान। 21-22 में इन दोनों स्कीम के तहत कैसे हम राइस, जो फोर्टिफाइड राइस है, उसका प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके लिए एफसीआई से पूछा गया है। स्कीम का टारगेट क्या है, जो राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम है,
15 डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है। इन 15 राज्यों से हर राज्य से एक डिस्ट्रिक्ट ली जा रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसको कवरेज प्राप्त है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। तो राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम, किलाबंदी कहते हैं हिंदी में, लेकिन फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है ऐड ऑन मिनरल। ये जो ऐड किए जाते हैं मिनरल्स राइस में, इससे क्या होता है, राइस की क्वालिटी बढ़ जाती है और वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को टारगेट कर सकता है। फसाई के हिसाब से 1 किलो जो फोर्टिफाइड राइस होता है उसमें आयरन होना चाहिए, फॉलिक एसिड होना चाहिए, विटामिन B12 होना चाहिए, जबकि नॉर्मली राइस में ये सब नहीं रहता है। गोल्डन राइस आपने पढ़ा होगा, विटामिन A से भरपूर होता है गोल्डन राइस, वो फोर्टिफाइड राइस है। ये देखिए जिंक डेफिशिएंसी को भी टारगेट किया जा सकता है राइस फोर्टिफिकेशन के द्वारा। फोर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है, इंडिया जो है माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। फूड मिनिस्ट्री के हिसाब से कि देश में हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है और हर तीसरा बच्चा उसकी हाइट जो है उसकी एज की अपेक्षा कम है, यानी स्टंटेड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो इंडिया की रैंक है 101 2021 में। 2020 में इसकी पोजीशन 94 थी, यानी इंडिया को लॉस हुआ है 2020 से 21 में। 2020 में अच्छी पोजीशन थी, 94th पे प्लेस पे था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, इस बार 101वीं पोजीशन पे है। तो राइस फोर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। पर कैपिटा राइस कंजप्शन इंडिया में कितना है, 6.8 kg पर मंथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखिएगा। वीट और राइस दो ही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए दोनों को टारगेट करना जरूरी है। मिलते हैं कल मॉर्निंग में आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।